Hello and welcome to my channel Thinking Literature. In this video we will going to discuss how to analyze or study a poem. So let's jump into it. यह वीडियो देखने के बाद आप एक पोएम और क्लोजली स्टडी कर सकते हैं और एनालिटिकली और क्रिटिकली एक पोएम के बारे में लिख सकते हैं. सो वीडियो को अंत तक देखिए. सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पोएटिक स्ट्रक्चर. एक पोएम की स्ट्रक्चर उस पोएम की डिफरेंट सेक्शंस या डिफरेंट पार्ट को कहा जाता है, जैसे टाइटल, स्टेंजा, लाइन, राइम एटसेट्रा. और हम एक पोएम की डिफरेंट सेक्शंस के बारे में जानकर हम एक पोएम को और बेहतर इंटरप्रेट और एनालाइज कर सकते हैं. जॉर्ज हर्बर्ट की इस पोएम को देखिए. यह पोएम देखकर हम यह कह सकते हैं कि कुछ तो अलग है यह पोएम में. यह नॉर्मल पोएम की तरह नहीं है. अगर हम इस पोएम को रोटेट करें तो हम देख सकते हैं कि यह पोएम का आकार एक विंग की तरह है. और अगर हम पोएम की टाइटल देखें तो वो है ईस्टर विंग्स. सो सबसे पहले जिस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए वो है टाइटल. बहुत बार टाइटल हमारे सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देती है कि यह पोएम किस चीज के बारे में है. लेकिन इस तरह का फिजिकल स्ट्रक्चर हर एक पोएम में नहीं होता. लेकिन ज्यादातर पोएम्स इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है जिसको समझ के हम उस पोएम को एनालाइज कर सकते हैं. फर्स्ट हम एक सोनेट की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. किस तरह हम एक सोनेट को एनालाइज कर सकते हैं. एक इटालियन या पेट्रिकन सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं, जिसके फर्स्ट 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट 6 लाइन्स को सेस्टेट कहते हैं. अगर इसकी फर्स्ट 8 लाइन्स की राइम स्कीम देखें तो वो है ABBA ABBA. और इस फर्स्ट 8 लाइन्स में ज्यादातर पोएट कोई टॉपिक या इशू या कोई क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता है. फिर आता है एक शिफ्ट. पेट्रिकन सोनेट में शिफ्ट ज्यादातर 9th लाइन में देखा जाता है जब हम सेस्टेट की तरफ बढ़ते हैं. और इस वक्त राइम स्कीम भी चेंज हो जाती है CDE और CDE. सेस्टेट में ज्यादातर पोएट ऑक्टेव की जो इशू या क्वेश्चन था उसका सलूशन या जवाब देता है. उसी तरह अगर शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो शेक्सपियरियन सोनेट की फर्स्ट 3 क्वाड्रेंट्स में पोएट कोई एक टॉपिक या इशू को डेवलप करता है और हीरोइक कपलेट में, जो कि शेक्सपियरियन सोनेट की अंतिम 2 लाइन्स को कहा जाता है, उसमें पोएट फर्स्ट 3 क्वाड्रेंट्स की समरी या कंक्लूजन या रिजोल्यूशन देता है. शेक्सपियरियन सोनेट में शिफ्ट 13th लाइन में देखा जाता है, जो इटालियन सोनेट में 9th लाइन में देखा जाता था. अब हम पोएटिक स्ट्रक्चर के दूसरे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमें पोएम कौन सी फॉर्म में लिखा गया है उसको देखना जरूरी है. क्या वो पोएम सोनेट की फॉर्म में लिखा गया है या विलानेल की फॉर्म में लिखा गया है या कोई फॉर्म का यूज नहीं किया गया है. उसके बाद हमें देखना है पोएट ने किस तरह लाइन और स्टेंजास को फॉर्म किया है. क्या वो 4 लाइन्स की स्टेंजा है, क्या वो 6 लाइन की स्टेंजा है. और पंक्चुएशन भी हमें बहुत हेल्प करती है एक पोएम को एनालाइज करने में. हम अपने आप से यह क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों पोएट ने इन सब शब्द को एक साथ ग्रुप किया है और क्यों पोएट ने यहाँ कॉलन या सेमीकोलन का यूज किया है. क्या पोएट किसी और कॉन्सेप्ट या आइडिया की तरफ सिग्नल कर रहा है. सो हमें अपने आप से ये सब क्वेश्चंस करना चाहिए. पंक्चुएशन के सहारे ही कभी कभी हम स्टेंजास डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर पोएट्स एक स्टेंजा में एक ही फुल स्टॉप का यूज करते हैं. सो फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन एक पोएम को इंटरप्रेट करते वक्त बहुत हेल्प करती है. उसके बाद आता है राइमिंग स्कीम. हमें राइमिंग वाले वर्ड्स पे भी स्पेशल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर राइमिंग वर्ड्स हमें पोएम की मीनिंग तक लेके जाती है. सो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है शिफ्ट्स. एक पोएम में हम शिफ्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ वर्ड्स के साथ, जैसे बट, दस और येट. और हम एक पोएम में कई तरह की शिफ्ट्स देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट ऑफ टाइम पीरियड. इस तरह के शिफ्ट में पोएट ओपनिंग में अगर पास्ट के बारे में बात कर रहा है तो एंडिंग में वो फ्यूचर के बारे में बात करेगा. सो इस तरह के टाइम शिफ्टिंग को आइडेंटिफाई करना जरूरी है. उसके बाद शिफ्ट्स ऑफ सेटिंग. फॉर एग्जाम्पल पोएम्स का सब्जेक्ट मैटर विंटर से समर में चेंज होना या रूरल से अर्बन में चेंज होना, इसको शिफ्ट ऑफ सेटिंग कहेंगे हम. सो इस तरह के शिफ्ट को आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है. इसके बाद आता है शिफ्ट ऑफ स्पीकर. जब हम कोई पोएम पढ़ रहे होते हैं या एनालाइज कर रहे होते हैं, हमें यह मान लेना नहीं चाहिए कि यह पोएट की ही जुबानी है. बहुत बार कोई कैरेक्टर की दृष्टिकोण से भी पोएट पोएम लिख रहा होता है.
एक पोएम का स्पीकर और पोएट दो अलग हैं, दोनों सेम नहीं हैं। हमें यह आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है कि पोएम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। यह सब शिफ्ट्स आइडेंटिफाई करने से एक पोएम एनालाइज करने में आसानी होती है और ये सब शिफ्ट के सहारे ही पोएम में आइडियाज भी डेवलप होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज हमें एक पोएम में देखनी है वो है टोन। टोन का मतलब है एटीट्यूड। पोएम का एटीट्यूड या टोन ह्यूमरस, रिग्रेटफुल या मिलानकोलिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम एक्वाइंटेड विद द नाइट जिसका टोन सैडनेस है। सो पोएम का टोन पता कर भी हम एक पोएम का ओवरऑल मीनिंग को इंटरप्रेट कर सकते हैं। और जो दूसरी एस्पेक्ट्स है जो इम्पोर्टेंट है एक पोएम इंटरप्रेट करते वक्त वो है एलिटरेशन, रिपीटेशन, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, हाइपरबोल एंड अंडरस्टेटमेंट, एम्बिगुइटी, आयरनी एंड पैराडॉक्स। मैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सो जब भी हम कोई पोएम अप्रोच करते हैं तब हमें सबसे पहले उसका पोएटिक स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। क्या वो सोनेट है या विलानेल है या कोई दूसरी फॉर्म में लिखी गई है। उसके बाद उसके लाइन और स्टेंजा का फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना जरूरी है और पंक्चुएशन को फॉलो करना भी जरूरी है। उसके बाद पोएम की शिफ्ट को आइडेंटिफाई करके पोएम को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए और पोएम की मीनिंग एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद पोएम की पॉइंट ऑफ व्यू, सेटिंग, इमेजरी और टोन को एनालाइज करके हम एक पोएम की मीनिंग को आसानी से पता कर सकते हैं। So we come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।